बैक। ये हमारा आवर एनवायरनमेंट का सेकंड पार्ट है। हम लोग बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पर मैंने आपको कहा था कि चैप्टर में आप पेंसिल के साथ पढ़ें, तो क्योंकि जो चीजें यहाँ पर अंडरलाइन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है वो काफी जरूरी है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इकोसिस्टम का डेफिनेशन मिल गया। क्या डेफिनेशन मिल गया? एकदम इस डेफिनेशन को याद कर लेना है। क्या डेफिनेशन मिल गया हमें? कि ऑल द इंटरैक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एन एरिया together with non-living constituents of the environment form an ecosystem। ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेशन हो गया इकोसिस्टम का। आगे देखते हैं इकोसिस्टम के, हम यहां पर बात करेंगे कंपोनेंट्स की। तो यहां पर आगे इसमें यहां पर यह दिया हुआ है कि बायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट्स का अगर आपको फैक्टर लिखना होगा तो आप लिख दीजिएगा प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन बीइंग लिख देंगे। एबायोटिक आपको पूछेगा कंपोनेंट्स लिखने के लिए, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स में आप लिख देंगे फिजिकल फैक्टर जैसे कि टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल और मिनरल। देखिए इस बार 2020 में जो भी बोर्ड एग्जाम हुआ है मार्च में, तो उसमें साइंस में आप देखेंगे एक फ्लो चार्ट टाइप का क्वेश्चन है जो बिल्कुल इस चैप्टर से दिया है और बहुत ही सिंपल है। उसके और में भी एक क्वेश्चन है, लेकिन मुझको लगता है कि इस क्वेश्चन के जो फ्लो चार्ट का दिया हुआ है, इकोसिस्टम क्या होता है, इकोसिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसके एग्जांपल्स क्या, बस उसके फ्लो चार्ट में सारा बना हुआ है, बस बॉक्स में कहीं कहीं भर देना है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन इस चैप्टर से आता है। थोड़ी सी इस चैप्टर को हम पढ़े रहेंगे तो बिल्कुल हम उसको देख करके डरेंगे नहीं और हम एकदम बिल्कुल हमारा मन खुश हो जाएगा कि इस तरह से इसका क्वेश्चन इतना इजी रहता है। ठीक है, पर किताब को अगर नहीं देखे, वो एनसीईआरटी किताब से दूर है, तो फिर वही हमें बहुत भारी लगेगा, बहुत डिफिकल्ट लगेगा। ठीक है, अब देखिए, तो हम यहाँ पर आपको बता रहे थे कि बायोटिक और एक बायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद देखिए, जैसे यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है, गार्डन का एग्जांपल दिया है। गार्डन में जब आप जाते हैं तो गार्डन में आपको क्या मिलता है? ग्रास मिलता है, ट्री मिलता है, फ्लावर बियरिंग प्लांट्स मिलते हैं, रोज है, जैस्मिन है, सनफ्लावर है, एनिमल्स है, फ्रॉग है, इंसेक्ट है, बर्ड है। तो ये सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। आपस में इंटरैक्ट जब करते हैं तो इस इंटरैक्शन के कारण उनका ग्रोथ होता है, उनका रिप्रोडक्शन होता है और अदर एक्टिविटीज आर affected by the abiotic components of the ecosystem। मतलब abiotic component जो इकोसिस्टम के हैं, टेम्परेचर है, बहुत ऐसा फ्लावर है जो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ब्लूम करता है। आप देखते हैं समर में मैंगो आपको आ जाता है, आप देखते हैं विंटर में विंटर के हिसाब से फ्रूट्स बियर होते हैं। तो ये जो टेम्परेचर है, यह जो आपका रेनफॉल है, यह जो आपका सॉइल का क्वालिटी है, ये सभी प्लांट के ग्रोथ को, प्लांट के रिप्रोडक्शन को हर तरह से डिटरमाइन करता है, इफेक्ट करता है। इसी इंटरैक्शन का नाम है इकोसिस्टम। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे कहता है कि गार्डन एक इकोसिस्टम हो गया। गार्डन क्या हो गया? इकोसिस्टम का एग्जांपल हो गया। इसके अलावा देखिए कुछ और भी इकोसिस्टम के एग्जांपल है, फॉरेस्ट हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया। तो ये सब फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक जो है, ये सब नेचुरल इकोसिस्टम है। इकोसिस्टम का दो टाइप आपके बुक में यहां पर पढ़ना है आपको। दो टाइप है इकोसिस्टम का। एक हो गया आपको इकोसिस्टम नेचुरल और दूसरा आपको हो गया मैन मेड। मैन मेड को हम लोग आर्टिफिशियल भी कहेंगे। नेचुरल में हमारा क्या एग्जांपल आ जाएगा? नेचुरल इकोसिस्टम में हम लिख सकते हैं फॉरेस्ट, लेक। मैन मेड में हम लिख सकते हैं गार्डन, क्रॉप फील्ड। हमारे बुक में जो एग्जांपल दिया हुआ, गार्डन एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हमने क्रिएट किया है, हमने अपने हिसाब से उसमें प्लांट्स वगैरह सब चूज किए। हाँ, एनिमल कुछ उसमें आ गया, हमारे गार्डन में एनिमल्स आ जाते हैं, एनिमल्स हम नहीं चूज किए हैं उसमें, लेकिन वो एक गार्डन एक क्या हो गया? मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गया। क्रॉप फील्ड, हम जो खेत लगाते हैं, चाहे वो आपको गेहूं का हो, चाहे वो पैडी का हो, चाहे वो ऑर्चार्ड हो, फ्रूट प्लांटेशंस हो, ये सब जो हमारा प्लांटेशन होता है, ये सब क्या होता है? तो वो हमारा आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जांपल है। एक और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बड़ा पॉपुलर है, अक्सर लोग इसको अपने घर में भी रखते हैं, और यह है एक्वेरियम। निश्चित तौर पर आपने एक्वेरियम देखा होगा। एक्वेरियम एक देखते हैं क्यूबॉइडल ग्लास के बॉक्स की तरह का होता है और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। उसमें हम लोग पानी रहता है, कुछ हम लोग उसमें स्टोन वगैरह डेकोरेटिव चीजों को लगा देते हैं, पर उसमें हम फिश डाल देते हैं। ठीक है, और इसके अलावा
यहाँ पर दिया हुआ है एक्टिविटी 15.1 में कैसे आप एक एक्वेरियम डिजाइन कर सकते हैं। तो एक्वेरियम डिजाइन करने के लिए बड़ा सिंपल है, किन चीजों की आपको जरूरत है। तो एक तो आपको फ्री स्पेस चाहिए, चाहे वो कोई बाउल हो, बड़ा सा ग्लास का बाउल भी आप लेकर के एक्वेरियम बना सकते हैं। फ्री स्पेस होना चाहिए वहां पर स्विमिंग के लिए, जहां पर अगर फिश वगैरह आप रखेंगे, लार्ज जार भी हो सकता है, वहां वाटर डालना है, उसमें आपको कुछ फूड डालना है और ऑक्सीजन आपको प्रोवाइड करते रहना है, क्योंकि जो वाटर हम उसमें डालेंगे फिश उसमें थोड़ी देर के बाद वो सारे ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेगा और फिर से ऑक्सीजन उसमें नहीं रहेगा तो फिश हमारा सर्वाइव नहीं कर सकेगा, वो मर जाएगा, फिश वहां पर हमारा बच नहीं पाएगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन उसमें लगातार डालते रहने के लिए एक पंप आता है जो एक्वेरियम में यूज करते हैं। अगर आपके घर में एक्वेरियम होगा तो आपने देखा होगा, या फिर जो कूलर में आप देखते हैं एक तरह का पंप लगा हुआ रहता है, उसी तरह का एक पंप रहता है। ठीक है, ये पंप को हम लोग एरिटर यहाँ पर बोलेंगे, एरिटर। ये एरिटर क्या करता है, लगातार उसमें ऑक्सीजन एयर बबल्स को बाहर से ला करके उसमें डालते रहता है, एयर उसमें पंप करता रहता है, उसको एरिटर बोलते हैं। छोटा सा एरिटर ऑक्सीजन पंप हमें एक्वेरियम शॉप से मिल सकता है अगर हम अपना एक्वेरियम खुद से डिजाइन करना चाहें। और फिश का फूड भी आपको एक्वेरियम शॉप में मिल जाएगा, वो आप लेकर के उसमें डाल सकते हैं जो फिश के लिए सुटेबल होता है और आपका एक्वेरियम तैयार। आपका एक्वेरियम तैयार होने का क्या मतलब है, आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार। ठीक है, अब आपका आर्टिफिशियल इकोसिस्टम तैयार हो गया। अब आप आर्टिफिशियल इकोसिस्टम को आप अपने घर में रख दिए हैं, 10-15 दिन के बाद आप क्या देखेंगे, आप क्या गौर करेंगे कि उसमें जो पानी आपने डाला था वो मैला हो गया। अगर सारा कंडीशंस का फुलफिल कर रहे हैं, भोजन लगातार अपने फिश को दे रहे हैं, फिश उसमें सरवाइव कर गया, आपकी गलती के कारण अगर फिश न मरे, हो सकता है कभी कभी हम ठीक से केयर नहीं कर पाए, एडिटर हमारा काम नहीं किया, फूड नहीं दिए, हमारा फिश मर गया, इन सब गलती को नहीं करेंगे। वो भी एक क्रिएचर है, हम अपना एक्वेरियम इस तरह से बनाएंगे कि हम फिश को पूरा भोजन देते रहें। ठीक है, हम क्या देखेंगे अपने एक्वेरियम को 10-15 दिन के बाद कि पानी उसका मैला हो गया, पानी उसका डर्टी हो गया, पानी उसका अब वो क्लियर नहीं हो, ट्रांसपेरेंट नहीं है। अब हम अपने फ्रेंड्स को दिखाने में वो मजा नहीं आएगा, वो लगेगा गंदा हो गया, मैला हो गया। तो हम क्या सोचते हैं, हम क्या करते हैं, अपने पानी को उसमें से पोर करके निकाल देते हैं और फिर से दोबारा पानी उसमें दूसरा पानी डाल देते हैं। वो पानी गंदा हो जाता है, हमें पानी बदलना पड़ता है, लगातार हमें पानी बदलते रहना पड़ता है। हर 15-20-30 दिन के बाद हमें अपने एक्वेरियम के पानी को चेंज करते रहना पड़ता है। देखिए, यही चीज को हमको यहाँ पर सीखना है। हमको एक्वेरियम नहीं बनाना है, हमें कोई घर में इसको एक्वेरियम को डेकोरेट नहीं करना है, हमको बस यहाँ पर यह देखना है कि हमने जो अपना इकोसिस्टम बनाया, कैसा इकोसिस्टम बनाया, हमने अपना आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बनाया, तो क्या वो सेल्फ सस्टेनिंग है, ये मेन बात है। देखिए, सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम अगर रहता तो उस इकोसिस्टम को हमारी जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही अपने ऑर्गेनिज्म की मदद से उसको क्लीन भी कर लेता। पर ऐसा नहीं होता है, वो खुद से क्लीन नहीं कर पाता है, हमें क्लीन करना पड़ता है। नहीं, हमारा जो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है वो सेल्फ सस्टेनिंग नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग पॉन्ड की बात करें, जहां पर फिश है, तो पॉन्ड को तो हम लोग क्लीन करने के लिए नहीं जाते हैं। पॉन्ड आप कहिएगा सर वहां का भी तो पानी मटमैला रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है, वहां का पानी मटमैला रहता है। लेकिन अगर बिल्कुल आप पॉन्ड ऐसा अनडिस्टर्ब पॉन्ड में जाएं जहां पर आप कभी ना कोई गंदा डालें और बिल्कुल उसको आइसोलेट करके दम रखें इस तरह से, तो आप देखेंगे बिल्कुल आपको उसके अंदर का तल दिखाई देगा और बिल्कुल आपको फिश वगैरह अंदर का बॉटम की चीजों आप देख सकेंगे। वो डिफरेंट होता है, वो गंदा नहीं होता है। ठीक है, और मड वगैरह रहता है पर वो गंदा नहीं होता। पर ये गंदा हो गया। गंदा क्यों हुआ, फिश जो फूड खा रही है उसके बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है, वो वेस्ट तो वो पानी में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, उसी वेस्ट से फिश मर सकती है आपकी, वो टॉक्सिक हो जाता है डे बाय डे। तो ये जो नेचुरल इकोसिस्टम होते हैं उसमें कुछ इस तरह का थर्ड एक फैक्टर होता है जो कि वेस्ट जैसी चीजों को वहां से वापस जो है वो ऐसी चीजों में बदल देता है जो कि टॉक्सिक नहीं हो और इनफैक्ट मिनरल ही प्रोवाइड करे। तो वो थर्ड चीज क्या है, वो थर्ड चीज अब हम पकड़ेंगे। इस एक्टिविटी में हमको यह समझ में लाना है कि आखिर जो कोई भी इकोसिस्टम होता है तो उसके क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, क्या क्या उसके कंपोनेंट्स होते हैं। तो हमने दो कंपोनेंट यहां पर देखा, जैसे एक फिश लिया, फिश के लिए हम लोगों ने पानी लिया, ठीक है, और उसके लिए फूड लिया, ऑक्सीजन लिया, जो उसका मतलब फिजिकल फैक्टर को दिया, हमने उसका बायोटिक कंपोनेंट को दिया। लेकिन बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट में भी एक अलग से हम यहां पर मामला देखेंगे जो कि हमें समझ में आएगा कि आखिर एक इकोसिस्टम डिजाइन करने के लिए किन चीजों की जरूरत होती है, कैसे एक नेचुरल इकोसिस्टम एक आर्टिफिशियल इकोसिस्टम से डिफरेंट होता है। तो अगला टॉपिक जो मेरा होगा ये बिल्कुल इसी बात को होगा कि नेचुरल इकोसिस्टम और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में क्या डिफरेंस है और कैसे हम इनको अलग अलग कर सकते हैं और इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम के। ठीक है।